मुख्यमंत्री केसीआर ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर आमंत्रित किया गया। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और भाजपा सांसद किशन रेड्डी ने भी स्वागत किया है। सीएम केसीआर के साथ मंत्री महमूद अली, सबिता इंद्रा रेड्डी, सत्यवती राठौड़, मला रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल, विजय लक्ष्मी और सांसद संतोष कुमार, वेंकटेश, नीता, एमएलसी मधुसूदन चारी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, प्रधान सचिव शांति कुमारी के साथ और डीजीपी अंजनी कुमार ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। द्रौपदी मुर्मू हवाई अड्डे से सीधे राजभवन पहुंची और वहीं रात्रि विश्राम भी किया। वह आज सुबह वायुसेना अकेडमी और डुंडीगल में समीक्षा अधिकारी के रूप में संयुक्त ग्रेजुएट परेड में शामिल होने जा रही है। परेड के बाद वे दिल्ली वापस चली जाएगी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि जीएचएमसी एक बार फिर से अपनी कार्यशैली बदलेगी। नई व्यवस्था अमल में लाई जा रही है ताकि समस्याओं का समाधान कारगर रूप से किया जा सके। जीएचएमसी में वार्ड कार्यालय बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने नई पहल करी है और इससे अधिकारी शहरवासियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सरकार द्वारा स्थापित वार्ड कार्यालय ग्रेटर हैदराबाद में शुरू हो गए हैं और मंत्री केटीआर ने स्थानीय विधायक कालीरू वेंकटेश के साथ काचीगुड़ा में वार्ड कार्यालय का उद्घाटन करा है। सिकंदराबाद ओल्ड बोइनपल्ली डिवीजन वार्ड कार्यालय का उद्घाटन कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्ण राव के साथ ओल्ड बोइनपल्ली डिवीजन कारपोरेटर मुद्दम नरसिम्हा यादव ने किया है। विधायक माधवरम ने कहा कि कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के संबंधित मंडलों में 450 करोड़ रुपए की लागत से 378 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या को हल करने का हमारा इतिहास रहा है। विधायक माधवरम ने कहा कि हाल ही में डिवीजन में सड़कों की मरम्मत व निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर करी गई और इससे जुड़े काम भी चल रहे हैं। इसे लोगों के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। लोगों के सहयोग से तालाब को और विकसित किया गया और वहीं युवकों की तंदुरुस्ती के लिए जिम भी बनाए गए हैं। बतुकम्मा, रमजान और क्रिसमस जैसे त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के पास बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीधरचारी के करकमलों से बीआरएस पार्टी ध्वज फहराया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोटा गोपाल उपस्थित थे और इसी मौके पर उन्होंने शिव मंदिर में अन्नदानम कार्यक्रम व पूजा अर्चना करी शुरुआत करी है। और देखा जाए तो इसी कार्यक्रम में बीआरएस के राज्य युवा नेता मोटा जयसिम्हा, स्थानीय मंडल अध्यक्ष नरसिंह प्रसाद, मिसाला प्रसाद, शिवमोदी राज सहित अन्य ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सुझाव देते हुए कहा है कि माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों का पोषण पूरा हो रहा है। बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो आदर्श समाज बनेगा। किशन रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हेल्दी बेबी शो कार्यक्रम में शिरकत करी और उन्होंने बच्चों के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को समान अवसर दिया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आजकल जहां भी जिस सभा को संबोधित करते हैं वहां सीधा कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और देखा जाए तो फिलहाल वे बीजेपी पर कुछ नहीं बोल रहे और साफ लगता है कि उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वह इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। आइए यहाँ इस विषय पर रोशनी डालते हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान सीएम केसीआर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी लेकिन भाजपा को पूरी तरह बख्श दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस घटनाक्रम से हैरान नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि केसीआर की हमेशा से भाजपा के साथ गुप्त समझ व बातचीत रही है। कर्नाटक व चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद भाजपा और बीआरएस दोनों ने एक कदम पीछे ले लिया है। केसीआर अब कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं जो उन्हें हराने में सक्षम है।
निर्मल, नागर कर्नूल और गढ़वाल में जनसभाओं में पिछले एक सप्ताह में केसीआर द्वारा दिए गए भाषणों ने राजनीतिक गलियारों को चकित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया, लेकिन साथ ही भाजपा की आलोचना करने से परहेज किया। उनके भाषणों की विषय वस्तु, लहजा और तीव्र नवंबर-दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति में बदलाव का संकेत दे रही है। कांग्रेस नेता महमूद अली शब्बीर के अनुसार यह और कुछ नहीं बल्कि बीआरएस और बीजेपी के बीच एक पैकेज का हिस्सा है। भाजपा सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करने की धमकी देकर लगभग हर राज्य में एक ही रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में केसीआर की बेटी के कविता के खिलाफ आरोप है और सीबीआई और ईडी ने हाल ही में पूर्व सांसद और अब राज्य विधायक कविता से पूछताछ करी। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ छोटे दलों का इस्तेमाल करती रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाल की जनसभाओं में बीआरएस प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और लोगों से पार्टी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का आह्वान किया। कुछ समय पहले केसीआर बीजेपी के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। राजस्व प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार के तहत बीआरएस सरकार 2020 में सभी भूमि रिकॉर्ड के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में धरनी पोर्टल लाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि धरनी ने भूमि मालिकों, विशेषकर किसानों की समस्याओं को बढ़ाया है। नागर कर्नूल में अपनी जनसभा में केसीआर ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला करते हुए जनता से सवाल किया है कि क्या वह धरनी को निरस्त करके राजस्व प्रशासन में बिचौलियों को और भ्रष्टाचार के शासन को वापस लाना चाहती है। बीआरएस प्रमुख हालांकि भाजपा पर चुप थे, जिसके नेता धरनी के समान रूप से आलोचनात्मक थे। बीआरएस प्रमुख हालांकि भाजपा पर चुप थे, जिसके नेता धरनी के समान रूप से आलोचनात्मक थे। पिछले 2 वर्षों में अपनी अधिकांश जनसभाओं में केसीआर ने नफरत की राजनीति से लेकर तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव तक कई मुद्दों पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ा। जनसभाओं ने भाजपा पर उनकी चुप्पी ने राजनीतिक हलकों में बोझ चढ़ा दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केसीआर के लिए कांग्रेस नंबर 1 राजनीतिक प्रतिद्वंदी रही और ये याद है कि केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को कांग्रेस के साथ विलय करने के अपने वादे से मुकरकर कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया था। भाजपा पर केसीआर के हमले सभी लोगों को गुमराह करने के लिए किए गए नाटक थे। सब जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी का शायद ही कोई अस्तित्व है। यह कांग्रेस पार्टी है जिसके राज्य भर में कार्यकर्ता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा है। शब्बीर ने कहा केसीआर डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है और नेता अपने सभी मतभेदों को खत्म कर एक साथ आए हैं और आने वाले चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम ने कांग्रेस पार्टी में एक नया उत्साह भर दिया है और इसी के नेताओं ने दावा किया है कि परिणाम तेलंगाना में दोहराया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी की चुनावी हार के मद्देनजर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के कारण केसीआर ने अपना रुख बदला हो। 2 विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद भाजपा ने कांग्रेस को मुख्य राजनीतिक विपक्ष के रूप में बदल दिया था। पड़ोसी राज्य में चुनाव से पहले तेलंगाना में भाजपा आक्रामक मुद्रा में थी, लेकिन चुनावी हार ने पार्टी के मनोबल को झटका दिया है। भाजपा जो पिछले कुछ वर्षों से खुद को बीआरएस के एकमात्र व्यवहार विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। भाजपा पार्टी ने अंदरूनी कलह ने उसके भरोसे को एक और झटका दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीआरएस छोड़ने वाले या हाल के दिनों में पार्टी से निष्कासित किए गए नेता अब राज्य में बदलते राजनीतिक गतिशीलता में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को तरजीह दे सकते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक केसीआर बीजेपी को राज्य की राजनीति में एक गैर मौजूद ताकत के रूप में खारिज करते थे। हालांकि राज्य की 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। 2 विधानसभा उपचुनावों में जीत ने इसे और मजबूत कर दिया था।
जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त बैठक में बंडी संजय शामिल हुए और इसी मौके पर उन्होंने सीएम केसीआर पर निशाना साधा है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि केसीआर पीएम मोदी का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर भाजपा का ग्राफ खराब करने और कांग्रेस की छवि बढ़ाने की साजिश रच रही है और उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य की छवि केसीआर के शासन में धूमिल हो रही है। बंडी ने आरोप लगाया IIIT छात्रों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से ही तेलंगाना का विकास संभव है। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले सीएम केसीआर के लिए चल्लापल्ली झील में डबल बेडरूम की व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अनिल कुमार यादव ने सिकंदराबाद DCCC अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। रेवंत रेड्डी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में BRS को कांग्रेस पार्टी हरा देगी। चूंकि दिसंबर में AICC की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसीलिए लोगों ने तेलंगाना में कांग्रेस को जिताने के लिए उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कहा जा रहा है। हैदराबाद का ताली दिल्ली तक पहुंचना, क्योंकि ये लोग कर्नाटक में जीता कर हमारे पास आए हैं, तो उनका कदम बहुत मुबारक है और इंशाल्लाह यहाँ हुकूमत बनेगी। ఇకపోతే మిత్రులారా, మరి ఈరోజు మనము చాలా కష్టపడాలా, నియోజకవర్గాల్లో కష్టపడాలా, కేవలము పైపైనే ఉంటే కాదు। రేవంత్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్గా చెప్పినారు, ఎవరు కష్టపడతారో ఈవెన్ ఆయనకి సీట్ కానీ నాకు కూడా సీట్ కానీ సర్వే ప్రకారంగా ఇస్తా అంటున్నారు। సర్వేలో ఎవరిది వస్తుందో ఆయన డైరెక్ట్ నాకు కూడా చెప్పినాడు, शब्बीर भाई आपका सीट मेरा सीट दोनों का मेरे हाथ में नहीं आपके हाथ में नहीं है, जो सर्वे में जिसके पास दम होगा वही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। तो अब आप लोग यहाँ से सिर्फ 5 महीने बचे हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है। राहुल जी का प्रोग्राम दिए थे उन्होंने कि रैतु सदस्य किसानों का डिक्लेरेशन, फिर प्रियंका जी आए उन्होंने डिक्लेरेशन दिया आपको यूथ डिक्लेरेशन, तो यूथ के सामने हमें यूथ को लेके जाना है। कितना गंभीर है। और दूसरी बात, पार्टी भी ये जानती है कि आने वाले चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये भी इस बात को दिखाता है। साथियों, तेलंगाना में बंगारू तेलंगाना के नाम पे हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। बंगारू तेलंगाना के सपने को लेके आप लोग लड़ाई लड़े, लेकिन बंगारू तेलंगाना किसी के लिए हुआ तो खाली केसीआर के परिवार के लिए हुआ। दूसरी बात, बीजेपी और केसीआर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्नाटक में बीजेपी बोलती थी कि उनको हरा ही नहीं सकते, वही सिचुएशन यहाँ BRS का है। हालांकि आप देखें तो तेलंगाना स्टेट अभी भी लोग कांग्रेस के साथ हैं। हमारी कोशिश चाहिए, हम पूरी कोशिश करने से तेलंगाना फिर कांग्रेस के का राज्य हो जाएगा। सो आपका अच्छे कैप्टन हैं, अच्छे प्लेयर हैं और मेरी पूरी और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ रहें और हम अश्योर करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव के 75वें जन्मदिन के मौके पर क्षेत्रीय रिंग रोड के पीड़ितों ने मिलकर उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह लड़ेंगे। उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा वह कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति में इस मामले पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेंगे। और संस्था ने ताजे व शुद्ध पानी के क्षेत्र में स्वास्थ्य पर प्रमुख जोर देते हुए आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर उत्पाद उपलब्ध कराया है। कंपनी के CEO महेश ने कहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस और मिनरल वाटर के नाम पर जो ताजा पानी उत्पाद चल रहे हैं वे सेहत के लिए उतने ही अच्छे नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने कहा उनके विकल्प के तौर पर उन्होंने आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ओरा उत्पाद सभी के लिए किफायती दामों पर लाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने वादा करते हुए कहा है कि बसपा के सत्ता में आते राज्य के सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएगी। प्रवीण कुमार ने कहा, यदि हजारों छात्रों ने तेलंगाना राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तो अलग राज्य बनने के बाद भी आंध्र की तर्ज पर ही शासन जारी है।
उन्होंने सीएम केसीआर पर आंध्र के ठेकेदारों को हजारों करोड़ के ठेके देने का आरोप लगाया। भले ही उनमें ईमानदारी ना हो, उन्हें तेलंगाना के शहीदों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकाल दिया जाता है। प्रोफेसर कोंडाराम ने तेलंगाना जनसमिति पार्टी के दूसरी पार्टी में विलय पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, तेलंगाना जनसमिति पार्टी का किसी अन्य दल में विलय नहीं होगा। पार्टी का अस्तित्व केवल तेलंगाना के निर्माण के लिए हुआ है। वह सार्वजनिक संघों और पार्टियों से भी बात कर रही है। तेलंगाना सरकार अगले महीने से एक नई योजना गृह लक्ष्मी की शुरुआत कर रही है और जिसमें गरीब महिलाओं को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करी जाएगी और जबकि 1.5 लाख आदिवासियों को 4 लाख एकड़ पोडू भूमि का वितरण 24 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की है। आइए इस बात को विस्तार से जानते हैं। राज्य सचिवालय में आयोजित मुख्य आधिकारिक कार्यक्रम में 21 दिवसीय दृश्योत्तम समारोह की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि गृह लक्ष्मी योजना उन गरीबों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन तो है लेकिन पैसे न होने के कारण वे घर नहीं बना सकते हैं और इस योजना के तहत 3 चरणों में प्रत्येक घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 4 लाख घरों के निर्माण के लिए सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12,000 करोड़। दर्शकोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सरकार ने राज्य भर में सरकार पर पात्र लोगों को घर के भूखंड वितरित करने का भी निर्णय लिया है। पात्र गरीबों की पहचान कर उन्हें संबंधित गांव में जमीन आवंटित की जाएगी। केसीआर ने यह भी घोषणा करी है कि 24 जून से 1.5 लाख आदिवासियों के बीच 4 लाख एकड़, इससे आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होगी। पोडू भूमि की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में सरकार आदिवासियों को भूमि अधिकार प्रदान कर रही है। वन भूमि पर निर्भर 1.50 लाख आदिवासियों को 4 लाख एकड़ पोडू भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। इन जमीनों के लिए रायतु बंधु योजना लागू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या को रोकने के लिए सरकार भ्रूण के स्वस्थ विकास के लिए केसीआर पोषण किट के माध्यम से प्रोटीन और विटामिन के साथ पोषण प्रदान कर रही है। यह योजना 9 जिलों में पहले ही शुरू हो चुकी है और अच्छे परिणाम दे रही है। केसीआर ने घोषणा करी है कि इस योजना को शेष 24 जिलों तक बढ़ाया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा भी की है कि दलित बंधु योजना के दूसरे चरण से चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत सरकार प्रत्येक दलित परिवार को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान प्रदान कर रही है। राज्य सरकार पहले ही 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 50,000 दलित परिवारों को कवर कर चुकी है और इसने चालू वित्त वर्ष के लिए 17,700 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन भी किया है। केसीआर की ये सारी घोषणाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। केसीआर ने बताया है कि राज्य देश में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन इसे और भी कई लक्ष्य और मिल के पत्थर हासिल करने हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 9 साल की छोटी अवधि में बाधाओं को पार कर तेलंगाना एक मजबूत आर्थिक शक्ति और पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेलंगाना की जीडीपी 2014 में 5.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 9 साल में 1.24 लाख रुपए से बढ़कर 3.17 लाख हो गई है। तेलंगाना समाख्या के तत्वाधान में केशर राव जाधव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रोफेसर हरिगोपाल, जन कवि गद्दर विमल का, वरिष्ठ पत्रकार पाशम यादगिरी, पूर्व IAS अधिकारी अकुनूर मुरली, दादे इनाया सहित गणमान्य बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सभी विद्वानों ने प्रोफेसर केशर राव जाधव सर को आत्मीय व्यक्ति के रूप में संबोधित किया। गद्दर ने कहा, केशर राव जाधव जब तक जिए तो तेलंगाना को अपनी सास के रूप में महसूस किया है। TSGSC के नेताओं ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा किया गया तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेताओं ने VC रविंद्र यादव को अपना रवैया बदलने की चेतावनी
चेतावनी दी है और जेएससी नेताओं ने अतिक्रमणकारियों द्वारा विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहे छात्र नेताओं पर हमले की कड़ी निंदा करी है। तेलंगाना में सबसे भव्यता और प्रतिष्ठा के साथ मनाया जाने वाला ओल्ड सिटी लाल दरवाजा श्री महाकाली बोनालोत्सव 7 जुलाई से शुरू होगा। मंदिर समिति इस वर्ष 115वें वार्षिक ब्रह्मोत्सव को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए सभी प्रबंध कर रही है। उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर को रंग रोगन कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। 7 जुलाई से शुरू होने वाले बोनालोत्सव के पहले दिन शुक्रवार की सुबह औपचारिक रूप से गणपति होमम, सप्तशती पारायणम और देवी अभिषेकम, ध्वजारोहण और शिखर पूजा और कलश स्थापना के साथ उत्सव की शुरुआत होती है। 9 जुलाई की शाम को माता देवी घट्टम को शालीबंटा काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से शोभा यात्रा में लाया जाएगा, जिसमें भजन और ढोल वादन होंगे और मंदिर में विराजमान किया जाएगा। उसी के बाद 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों का श्रृंगार किया जाएगा और पूजा की जाएगी। 16 जुलाई को बोनालू चढ़ाया जाता है और विश्व शांति की कामना के लिए रात में शांति कल्याण का आयोजन होगा। 17 जुलाई को पोतराजू रंगम और माता देवी के भव्य